Hello all, myself Prem Chandra and my post graduation has been completed from IIT Bombay. हम आप लोगों से बात कर रहे थे सीक्वेंस की, जो आज बहुत दिन बाद मैं आपके सामने इस लेक्चर लेके लाया हूँ, लेकिन अब हम कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए ये लेक्चर। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे, हम लोग पहुँच चुके थे सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस में हमने कई थ्योरम की बात कर ली थी और आज हम फिर से एक थ्योरम की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिससे अगर मैं देखूं तो कम से कम 90% से 70% क्वेश्चन जो है सीक्वेंस के सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस सीक्वेंस को जो हम थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं, थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी हम अभी यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं, जो थ्योरम बताने वाले हैं, उस थ्योरम में एक छोटा सा ड्राबैक आया है। वो ड्राबैक क्या आया है वो हम आपको पहले से बता देते हैं। ड्राबैक ये आया है कि इस थ्योरम ने ये तो कह दिया कि सीक्वेंस को हम पूरे सीक्वेंस में ये देखा करते हैं कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंस है या सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंस है। तो हम इस सीक्वेंस के बारे में, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है कि हमारे लिए पहला जो आता है ये थ्योरम है जिसका नाम है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। इस थ्योरम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक है कि इस थ्योरम ये बता देगी कि थ्योरम हमारे पास जो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम है क्या क्या होल्ड करना चाहिए। जब सीक्वेंस में कुछ कंडीशन होल्ड करेंगी तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर सीक्वेंस में ये कंडीशन होल्ड नहीं करती हैं तो हम सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो ये सीक्वेंस की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक आया है इस सीक्वेंस का, वो ड्रॉबैक क्या आया है। देखिए यहाँ पे थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, क्योंकि हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम केवल रियल सीक्वेंस की ही बात करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं और अदर सीक्वेंस अगर हम मैट्रिक्स स्पेस में भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लेकिन हम रियल पढ़ रहे हैं तो इसलिए रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए ए मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर इन कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ओके, हमारे पास ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। देखिए हमारे पास हम जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का स्टेटमेंट है वो हम आपको एक बार बताते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, हियर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। लेकिन हमें एक चीज पहले से पता है, इसने ये कहा कि अगर कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं करें, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है, श्योर। बट अगर बाउंडेड है तो सीक्वेंस को हम अभी तक ये नहीं बता पा रहे थे कि वो सीक्वेंस अगर हमारे पास बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, अगर बाउंडेड के साथ साथ अगर एक और कंडीशन हमारे लिए होल्ड कर जाती है वो है मोनोटोनिसिटी। अगर इंक्रीजिंग अथवा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाता है और सीक्वेंस बाउंडेड हो तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक यहीं पे आपको हम बता देते हैं कि अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड नहीं हुआ, बाउंडेड अगर सीक्वेंस हमारा जो बाउंडेडनेस है मतलब इंक्रीजिंग नहीं हुआ, अगर बाउंडेड नहीं हुआ तो श्योर सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। बट अगर सीक्वेंस हमारे लिए मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं हुआ तो हम सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो ना तो इंक्रीजिंग कर रहा है ना तो डिक्रीजिंग कर रहा है। तब मेरे लिए प्रॉब्लम आने वाली है कि हम इस सीक्वेंस को ये कैसे देखें कि सीक्वेंस हमारे लिए जो नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो हम कैसे देखेंगे कि हमारे लिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके लिए हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पे उन्हीं सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जो सीक्वेंस मोनोटोनिक होंगे। अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट जरूर होगा, ये थ्योरम ये कहती है। और इस थ्योरम को हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा MCT कहा करेंगे। जब भी हम कहीं भी यूज करेंगे तो हम कहेंगे भाई MCT, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। तो मेरी तरफ से शॉर्ट नेम है MCT। ओके, तो हम लोग MCT कहेंगे। भाई MCT कहती है, इसके दो पार्ट हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट है कि इफ x इक्वल टू xn इज बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहला, सीक्वेंस बाउंडेड हो, सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। नंबर टू, सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए और सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये दो चीजें होल्ड करती हैं तो सीक्वेंस हमारा जरूर कन्वर्जेंट करेगा और कन्वर्ज होगा। कहां कन्वर्ज होगा वो आपको हम ये बता रहे हैं कि इसकी लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम xn इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। ये लिमिट हो गई xn की, और जो भी लिमिट आएगी वो हमारी x अगर आती है तो हमारे पास लिमिट जो है सीक्वेंस हमारा x जो है वो किसी x पे कन्वर्ज करेगा। तो दो चीजें, पहला पार्ट अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो सीक्वेंस जरूर ही हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्ज कहां होगा? उस सेट के सुप्रीमम पे कन्वर्ज होगा। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास yn इज इक्वल टू बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस हमारा
कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा लिमिट yn इज इक्वल टू इन्फिमम yn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा। इसके मतलब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बता देते हैं कि क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सीक्वेंस हमारा, हमने कहा कि मेरे पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हमारे लिए सिंपल सीक्वेंस है। अगर कोई रियल सीक्वेंस है, हमने कहा ये रियल सीक्वेंस डिफाइन है यहाँ पे, और ये रियल सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, बाउंडेड होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है सीक्वेंस के नंबर इस टाइप से डिफाइन होंगे, x1 x2 xn, ओके, x1 x1 x2 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक डिफाइन है। लेकिन ये सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव है, देखिए यहाँ पे बाउंडेड एबव भी कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो सीक्वेंस जरूर ही कन्वर्जेंट होगा। ये मेरा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है किसी स्मॉल m से, तो हमारे लिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा अपने इन्फिमम पे। ये इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा और ये हमारे लिए सुप्रीमम पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें आपको दो पार्ट में इस थ्योरम को पढ़ाएंगे और अप्लाई करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन क्या है इसका। थ्योरम का प्रूव नहीं करेंगे लेकिन हम इसका एप्लीकेशन जरूर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एग्जाम्पल 1, फाइंड द लिमिट ऑफ 1/√n। All of you know that already 1/√n is very simple example of the sequence and we will get the answer is 0. But how will proceed by monotonic convergence theorem? So see that how will proceed. First one, you can check this sequence is increasing or decreasing. सबसे पहले हम इस sequence को increasing अथवा decreasing देखेंगे कि हमारे लिए sequence है वो कैसा sequence है। तो हमारे लिए जो sequence हमने कहा वो xn है, तो xn is equal to 1/√n। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने का कोई भी फाइनल मेथड नहीं है, ओके। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने का कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसपे कि हम ये कह दें कि हमारे पास ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमारे लिए क्या होगा, है ना। तो कोई भी एक सिंपल मेथड नहीं है, तो अलग अलग मेथड है। फिलहाल हम फाइंड कर लेते हैं xn+1। आपने xn+1 निकाला, 1/√n+1 आया, √n+1 आया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे xn/xn+1। जैसे ही आप xn+1 निकालेंगे तो यहाँ आएगा √n और ये रह जाएगा √n+1, तो हम आपके पास आ जाएगा 1+1/n। अच्छा, आप n चाहे कुछ भी पुट करें तो ये वैल्यूज जो है 1+ समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, हमेशा। सो ये वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर आ गई। इसके मतलब हमारे लिए जो सीक्वेंस आ गया, जो xn और xn में वैल्यू आ गई है वो xn ग्रेटर देन xn+1 हो गई। मतलब x1 ग्रेटर देन x2, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है x3 एंड डॉट डॉट। यहाँ से मैंने ये देखा ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हमारे लिए 1 ग्रेटर देन 1 आ गया। तो यहाँ पे ये जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। सो xn इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, xn इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक पॉइंट मैंने देख लिया कि xn हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। अच्छा, अगर मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस देख लिया तो दूसरा पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारे लिए वो सीक्वेंस अगर आपने ये दिखा दिया कि हमारा दिया हुआ सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बाद बाउंडेड बिलो है, तो हमें पता है कि ये xn सभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 0 से बड़े हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। All of you know that because whenever you can put 1, 1/1, 1/√2, 1/√3 you will get. So that means xn is a bounded below. That implies xn is a bounded below. Is a bounded below. तो xn हमारे लिए bounded below हो जाएगा। अच्छा, अगर xn bounded below हो गया then by MCT कहती है MCT sequence xn is convergent. Say that converge to L. Say that xn converge to L. हमने मान लिया वो xn L पे कन्वर्ज करता है।
नाउ मेरा नेक्स्ट जो टास्क है, नेक्स्ट हम एल जो निकालेंगे वो एल कैसे फाइंड करेंगे। ये मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे कि हम एल कैसे फाइंड करें। लेकिन मुझे पता है कि जो अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड बिलो हो गया तो ये जो सीक्वेंस है वो अपने इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग इसका इन्फिमम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग इन्फिमम की कोशिश करेंगे। इन्फिमम ऑफ एक्स एन, यही इसका एल होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन आप जैसे ही इन्फिमम निकालेंगे, जैसे ही इन्फिमम निकालेंगे तो इन्फिमम इसका 0 आएगा। इसके मतलब जो एक्स एन है वो 0 पे कन्वर्ज करता है। इसके मतलब सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और जो 0 पे कन्वर्ज करता है। ये पहला एग्जांपल मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम का हम आपके सामने पुटअप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चूज करना है y इक्वल टू वाई एन विद द डिफाइंड दैट इंडक्टिवली y1 इक्वल टू 1 एंड yn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 एंड 2yn प्लस 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो सी दैट हाउ विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे लिए y1 दिया गया है जो हम आपको सामने लिखते हैं। यहाँ पे जो y1 दिया गया है, y1 इक्वल टू 1 दिया गया है और हमारे लिए yn प्लस 1 जो दिया गया है, yn प्लस 1 जो दिया गया है वो दिया 1/4 2yn प्लस 3 एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हम ए कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि इसको सबसे पहले मुझे दो चीज़ें हम कोशिश करते हैं, या फिर बाउंड इंक्रीजिंग दिखा दें और या डिक्रीजिंग दिखा दें और फिर इसके बाद बाउंडेड दिखा दें। तो हम दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला इंक्रीजिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरा हम बाउंडेड दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और बाउंडेड दिखाना कभी कभी बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिखाते हैं। एक नया मेथड आपके सामने हम पुटअप करते हैं कि हम इंक्रीजिंग कैसे दिखा रहे हैं और डिक्रीजिंग कैसे दिखा रहे हैं या बाउंडेड कैसे दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन जानते होंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन होता है कि अगर कभी भी कोई भी जो हमारे पास टर्म दिया हो, जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हो, तो उसको हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू हो, n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि हम अगर n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे लिए y2 निकल के जो आएगा वो y2 इक्वल टू आएगा 1/4 2 इंटू 1, यहाँ पे y1 हो जाएगा प्लस 3 यू विल गेट 1/4 and 5, that means 5/4 is 5/4। अच्छा, अगर हम y1 और y2 को कंपेयर करें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि y1 जो है छोटा है और y2 बड़ा है। अच्छा, हम इससे ये मैं गेस कर ले रहा हूँ कि जो ये स्टेटमेंट है वो k के लिए ट्रू है। मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k। इसके मतलब है कि y k लेस देन y k प्लस 1 होल्ड करता है, होल्ड। ओके, k प्लस 1 के लिए दैट इज होल्ड। ये हमारे लिए k प्लस 1 के लिए होल्ड करता है। मुझे दिखाना क्या, मेरा टास्क क्या है, वी विल सो दैट statement true for k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। ये मुझे प्रूव करना है। तो मतलब आपको ये प्रूव करना है कि बाई के प्लस 1 बाई के प्लस 2 लेस देन बाई के प्लस 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास अगर गिवन जो है स्टेटमेंट वो है बाई के लेस देन वाई के प्लस 1, ये दिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको देख के ही इसको सेटल करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से ऐड भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2y के प्लस 3 इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई चेंजेस नहीं हुए, प्लस 3। अच्छा, यहाँ पे y4 से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे मिल गया ये y के प्लस 1 हो गया लेस देन y के प्लस 2। ओके,
तो देखिए बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी शो दैट सीक्वेंस बाई के इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी विल शो दैट बाई के इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दिस इज वेरी नाइस मेथड। By this method we will show that the sequence is increasing. So sequence is increasing. Now my second task we will show that sequence is the बाउंडेड। अब मेरा एक टास्क रह गया कि मैं सीक्वेंस बाउंडेड दिखाना है। तो देखिएगा हम बाउंडेड दिखाने की कोशिश करते हैं। दोबारा में बाउंडेड दिखाते हैं और देखते हैं कैसे हम बाउंडेड देखेंगे यहाँ पे। तो दोबारा में बाउंडेडनेस भी यहाँ पे दिखाने के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। बाउंडेडनेस हम कैसे दिखाएं यहाँ पे। तो बाउंडेड भी दिखाने के लिए मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन देखते हैं हमारे लिए मैथमेटिकल इंडक्शन हम कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अगर y1 = 1 माना है, ठीक है, y1 = 1 है, बहुत अच्छी बात है। yn + 1 की अगर बात करते हैं तो yn + 1 है हमारा 1/4 ट्वाइस yn + 3 फॉर ऑल n > 2। अच्छा, अगर हम y2 निकाल के देखते हैं तो y2 हमारे निकलेगा 5/4। अच्छा, ये y1 और y2 अगर देखा जाए तो y1 भी 2 से छोटा है और जब मैंने y2 निकाला तो y2 भी 2 से छोटा ही निकला। ठीक है, आप y3 निकालेंगे तो y3 भी निकलेगा। मान लेते हैं, फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं लेट this is true for k, this is true for k के लिए ट्रू है, इसके मतलब y के <2। ये मान लिया है, मुझे दिखाना है कि y के +1 < 2 हो जाए। अगर ऐसा दिखा लिया देन द डन। हम इसको ही ले लेते हैं फ्रॉम 1 या फ्रॉम a, y के <2। 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा वहाँ पे दिया था वैसा ही मैनेज हम कर रहे हैं। तो जैसे 3 ऐड करेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। /4 करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ बन गया y के +1 और <2। So by mathematical induction we know that sequence is also bounded sequence. So sequence is increasing and bounded above. That means sequence is a convergent. So that sequence is convergent. Now my next task, how will show that the limit. So तीसरा पॉइंट मेरा है कि हम लिमिट कैसे फाइंड करें, तो हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे इस टाइप के सीक्वेंस की। तो लिमिट देखते हैं हमारे लिए लिमिट कैसे फाइंड होगी। तो लिमिट फाइंड करने के लिए मुझे, अगर हमने ये कह दिया कि yn हमारा कन्वर्जेंट है, हमने मान लिया कन्वर्ज टू l है, तो हम बाई टेल सीक्वेंस ये भी जानते हैं बेटा कि yn + 1 भी कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा l पे। अगर yn l पे कन्वर्ज करता है तो yn l + 1 भी कन्वर्ज करेगा उसी लिमिट पे। अगर उसी लिमिट पे कन्वर्ज करता है तो हम इस जो दिया हुआ yn + 1 है उसमें हम l पुट कर सकते हैं इधर, और 1/4 ट्वाइस l + 3 कर सकते हैं। तो यहाँ से आया 4l = ट्वाइस l + 3। तो यहाँ से आया ट्वाइस l = 3। सो l = 3/2। लिमिट भी निकल आई। इसके मतलब जो yn हमारा है वो yn हमारा कन्वर्ज करेगा 3/2 पे। सीक्वेंस कन्वर्ज है और उसकी लिमिट 3/2 है। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो आप इस टाइप से भी सीक्वेंस को देख सकते हो। दिस इज अ न्यू ट्रीटमेंट, हाउ विल शो दैट सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एंड हाउ विल शो दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमें लगता है सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको दिखाया इंक्रीजिंग कैसे है, डिक्रीजिंग कैसे है। सिमिलर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn = सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर Z1 = 1, Zn + 1 = 2 √Zn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम दूसरे किसी लेक्चर में इसको सॉल्व जरूर कर देंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से सॉल्व होगा। जो भी लोग सॉल्व करना चाहते हैं सेम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अब आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आप जो भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मुझे पर्सनल पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे दोनों क्लासरूम प्रोग्राम भी चलता है और ऑनलाइन लाइव क्लास भी हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 7905390716 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे CSR नेट मैथमेटिक्स आर्टिजन की क्लास रन होती है दोनों वे में। आप चाहे क्लासरूम में आए चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम जो है ये कानपुर का सेंटर है, आप कानपुर आ सकते हैं। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।